अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी उत्थान द राइजिंग यूट्यूब एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। आप सभी को श्रावण मास के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। सावन का महीना आया है और परीक्षाओं का महीना भी है। लगातार टीजीटी, पीजीटी, पीईटी और भी तमाम परीक्षाएं, बल्कि एक परीक्षा शुरू भी हो गई है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर भोलेनाथ आपको सफलताएं दें, शक्ति दें, आप बेहतर करें, अपनी परीक्षाओं को ठीक से दीजिए और सफलता प्राप्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं और दुआओं के साथ आज का सेशन शुरू करें। तो पीछे देखिए मेरे, जैसा कि कुछ मित्रों ने मैसेज किया कि सर आनंद आया, आप इसे कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा। तो मैंने खुश होकर एक बार फिर साहस दिखाने की कोशिश की है और आपके सामने मैं फिर 5 प्रश्न लेकर आया हूं हिंदी के। अच्छा, इसको प्रस्तुत करने का जज्बा थोड़ा और बढ़ गया कि मेरे एक वरिष्ठ मित्र जो हिंदी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने इस सेशन को देखने के बाद बड़ी ही उत्साहवर्धक टिप्पणी की। उन्होंने शाबाशी दी कि संजीव, तुमने ये जो शुरू किया है ये इसलिए अच्छा है, बेहतर है कि क्योंकि हिंदी के क्लासेज अक्सर लोग संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची आदि पर ही केंद्रित करके समाप्त कर देते हैं। तो बच्चे वो चीज़ें तो पुस्तकों से भी रट सकते हैं, उनके लिए कुछ नियम हैं, फॉर्मूले हैं। जो असली समस्या बच्चों को होती है वो होती है वाक्य पहचानना, वाक्यों का विन्यास, शब्दों का विन्यास, ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण को पहचानना, क्रिया विशेषण को पहचानना। इसमें परेशानी ज़्यादा होती है। इसमें बच्चे अधिकतर जो है अपने को तकलीफ महसूस करते हैं। तो तुमने इस एरिया को टच करने की कोशिश की है, तो इसके लिए धन्यवाद। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस मित्र का, उनको धन्यवाद, उनको प्रणाम। ये एक और चीज़ है मेरे लिए, अगर कहूँ तो, चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंग्रेजी व्याकरण से बहुत नज़दीक है, बहुत जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसमें कंफर्टेबल भी हूँ। इसमें कोई 30 मार्का बनने वाली बात नहीं है। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक आध प्रश्न भी मैं यहाँ से आपको परीक्षा में दे पाया और आप कर पाए तो हम लोगों की ये मेहनत सफल होगी, वरना सीख तो कुछ रही है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं फिर से हम लोग इनकी। फिर से मैं प्रश्न पढ़ूंगा, इन 5 प्रश्नों का विकल्प पढ़ूंगा। आप उन विकल्पों को ध्यान से देखिए और देखने के बाद अपने उत्तर टिक कर लीजिए, फिर हम लोग व्याख्यान करते हैं। सेम वही थिंग है, एग्जाम तक हम लोग कुछ ऐसे ही कर ले, उसके बाद फिर अपने मैं पुराने ढर्रे पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। देखिए जरा, तो पहला सवाल है, अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। उद्देश्य, ठीक है। अब उद्देश्य की पहचान करें। अब ये उद्देश्य क्या है, इसकी बात बाद में, विधेय क्या है इसकी बात हम लोग व्याख्या में करेंगे। आप पहले प्रश्नों को देख लें और अपना आंसर टिक कर लें। पहला विकल्प है कर्ण को, दूसरा मारा, तीसरा अर्जुन ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं, ठीक है। आंसर अपना टिक करते चलिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आसानी से आप बाद में व्याख्या भी कर पाएंगे। अगर आप जो है बाद में नोट्स बना करके उसको देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को बाद में सुन के। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद तब हमारे साथ जुड़िए कि बाद में आप आराम से इसको देख पाएंगे। ले लिया? चलिए देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह है, ठीक है, क्या? तो पहला है सरल या साधारण वाक्य। फिर सुनिएगा, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह है सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य,
इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, जो भी आपको चुनना हो एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस बाद में देखिएगा। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य पहचानिए। आपको इसमें से संयुक्त वाक्य पहचानना है। पहला है राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। शिल्पी पत्र लिख रही है। धर्मेंद्र, ये धर्मेंद्र मैंने गलत लिखा है क्या? ऐसे होना चाहिए ना, धर्मेंद्र, ठीक है। धर्मेंद्र, इसमें र छूट गया था। धर्मेंद्र ने भोजन किया। धर्मेंद्र ने भोजन किया। वह सुबह गया और शाम में लौटा। ये 4 वाक्य हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिख रही है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, वह सुबह गया और शाम में लौटा। इन 4 वाक्यों में से आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। ठीक ठीक करते चलिए। इसके बाद मैंने उसे पीटा। मैंने उसे पीटा में विधेय की पहचान करें। विधेय, तो इसमें ऑप्शंस हैं। पहला मैंने, दूसरा उसे, तीसरा उसे पीटा, चौथा उपर्युक्त सभी। आपको विधेय की पहचान करनी है। ठीक। और 5वां प्रश्न है निम्न में से कौन मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र या मिश्रित, ठीक है। आप इसको मिश्रित कह लें या मिश्र कह लें। मिश्रित या मिश्र ही रखिए, ठीक रहेगा। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्र ही रखिए ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र। निम्न में से कौन मिश्र वाक्य नहीं है? ये मिश्र मतलब मिश्री बाबा वाला मिश्र नहीं, मिश्रित वाला, मिक्स्ड ना, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। यानी कि मिश्र मतलब रामदास मिश्र ना, रमेश मिश्र, वो वाला मिश्र नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन मिश्र वाक्य नहीं है? तो एक विज्ञान गोष्ठी हुई, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। पहला वाक्य है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। दूसरा है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। और अंतिम विकल्प है यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। ये 5 वाक्य, इन 5 वाक्यों के विकल्प मैंने आपको पढ़े। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना अपना आंसर टिक करके अब तैयार हैं अपना रिजल्ट जानने के लिए और प्रश्नों का कारण जानने के लिए। शुरू किया जाए, आइए। अच्छा, आप जब इनको पढ़ रहे हैं तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के होंगे तो आपने आंसर्स अपने टिक कर लिए होंगे, या कहीं भ्रमित हैं तो आइए उस भ्रम को दूर करते हैं। मैं फिर आज कहूंगा कि मैं इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकता हूं क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं। और इंग्लिश ग्रामर में आप मेरे अगर विद्यार्थी हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो उस ग्रामर की सहायता से इन हिंदी के प्रश्नों को यूं चुटकियों में आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और ये बात मैं बार बार ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर को ठीक से पढ़ें तो हिंदी, सामान्य हिंदी के 40 से 55% प्रश्न आप किसी भी लेवल के, चाहे IAS का मेंस दे रहे हो, PCS का मेंस दे रहे हो, या टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, पीटी दे, कहीं भी आप आधे से अधिक प्रश्नों को व्याकरण के कर सकते हैं अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से समझते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मुझे लगता है कि इंग्लिश को समझ के हिंदी में कन्वर्ट करना आसान है। आप खुद ही देख लो, आपके सामने प्रश्न पूछा गया कि उद्देश्य की पहचान करो, विधेय की पहचान करो। तो अगर आपको याद आ रहा हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही उद्देश्य और विधेय कहते हैं। मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। और आपको यह बताया गया है कि प्रत्येक वाक्य का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अगर व्यक्ति हो तो कौन से प्रश्न करिए, हु से, और अगर वस्तु हो
तो क्या से प्रश्न करिए, व्हाट से। जैसे पानी बरस रहा है, तो क्या प्रश्न करेंगे, क्या बरस रहा है, पानी, उद्देश्य हो गया। मोहन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, मोहन, तो मोहन यहां पे क्या है, उद्देश्य है। उसने मुझे पढ़ाया, किसने पढ़ाया, उसने, उद्देश्य है। मैंने उसकी सहायता की, किसने सहायता की, मैंने, आई, उद्देश्य है, इंग्लिश में सब्जेक्ट है। और इस उद्देश्य के बाद बेटा जो जितना बच जाता है उसमें वर्ब भी होगी, उसमें ऑब्जेक्ट कर्म भी होगा, उसमें विभक्तियां भी होंगी, सब कुछ होंगे, वो पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है, उसको विधेय कहते हैं। जैसे मैंने उसकी सहायता की, तो इसमें मैंने उद्देश्य है और बाकी जो बच गया उसकी सहायता की, ये पूरा का पूरा विधेय है जिसको आप प्रेडिकेट कहते हैं। आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, यहां पर आई सब्जेक्ट है अर्थात उद्देश्य है, हेल्प्ड हिम प्रेडिकेट है अर्थात विधेय है। इसी हेल्प्ड हिम को आप कहेंगे उसकी सहायता की। मेरे ख्याल से आप सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या उद्देश्य और विधेय को पहचान गए होंगे। जहां पर भी आप किससे, कौन या क्या से प्रश्न करेंगे उसके उत्तर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को छोड़कर जितना बचा वो सबका सब विधेय है, प्रेडिकेट है। कोई भी एक आप साधारण वाक्य लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, कोई भी एक आप सरल या साधारण वाक्य लिखते हैं तो उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। आई रिपीट, मैं दोहरा रहा हूं ध्यान से, आगे के प्रश्नों करने में आसानी होगी इससे। किसी भी सरल या साधारण वाक्य में केवल एक उद्देश्य अर्थात एक सब्जेक्ट और एक ही विधेय होता है। हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब वो फाइनाइट वर्ब का मुद्दा अलग, सेशन पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अंग्रेजी में जानना हो तो हिंदी में समझिए कि जहां पर सिर्फ एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं, आई टीच माई चाइल्ड। इंग्लिश में यह सिंपल सेंटेंस है, हिंदी में यह सरल या साधारण वाक्य है। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होगी, तस्वीर स्पष्ट है। अगर है तो पहले प्रश्न का उत्तर चुन लीजिए। देखिए जरा तो वाक्य क्या है, अर्जुन ने कर्ण को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा। तो आप बताइए, प्रश्न करिए, अर्जुन मनुष्य है, किसने मारा, किसने, अर्जुन ने, किसने मारा, अर्जुन ने। तो यहां पर अर्जुन ने क्या है, उद्देश्य है, और ये जो बाकी बच गया ये क्या है, विधेय है। कर्ण को मारा विधेय, अर्जुन ने उद्देश्य। प्रश्न में पूछा है कि उद्देश्य की पहचान करें, इसलिए आपका उत्तर होगा सी, अर्जुन ने। आप में से जितने लोगों ने इसको टिक किया है सबको मुबारकबाद। यहां पर देखिए अर्जुन ने उद्देश्य है, ये पूरा का पूरा विधेय है। इस विधेय में मारा क्रिया है और कर्ण को कर्म है। जो पिछले वीडियो में हुआ था कर्ता कारक कर्म कारक सफल, इसका मतलब मारा कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। देखो अर्जुन ने मारा, ठीक। अब यहां पर देखिए जरा, तो आप जब इस अंग्रेजी में किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया। देखिए तो जो सकर्मक अकर्मक की चर्चा हो रही थी उसी आधार पे उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो उद्देश्य और विधेय, और इसको अगर हम विन्यास करें, इसको बांट के देखें तो मारा क्रिया और कर्ण को कर्म। क्लियर, आ जाइए। अब देखिए जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वह है, अरे भाई इसका उत्तर तो मैं दे ही चुका। आप अगर गलत भी किए होंगे तो मेरी बात सुन के सही कर लें। अभी तो मैंने क्या कहा कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल या
साधारण वाक्य कहते हैं। मैंने अभी परिभाषा बताई और अगला सवाल देखिए परिभाषा से ही आ गई, तो फिर इसका उत्तर क्या होगा रे? ए, सरल या साधारण वाक्य। सोचना ही नहीं है, जहां केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। क्लियर है? आशा है आप लोग सही किए होंगे। देखिए जरा, अब कह रहा है कि संयुक्त वाक्य पहचानिए। अब देखना जरा, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आप अंग्रेजी के भी मेरे विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश का सेंटेंस वाला चैप्टर दिमाग में विजुअलाइज करिए, हिंदी के सवालों को फाड़ के रख दीजिए। अब देखो जरा, सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्य, मतलब एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। जैसे ही एक से अधिक उद्देश्य और विधेय वाक्य में होते हैं बेटा, तो वहां पे कंजंक्शन आता है, संयोजक। कंजंक्शन, संयोजक। और जब कंजंक्शन आएगा तब वो कंजंक्शन उन उद्देश्यों और विधेयों को जोड़कर वाक्य बनाएगा। वो वाक्य या तो संयुक्त वाक्य बनेगा या तो मिश्र वाक्य बनेगा। ध्यान से, आप जब संयोजकों का प्रयोग करते हैं तो संयोजकों का प्रयोग होने पर जब एक से अधिक उद्देश्य और विधेय आपस में जुड़ते हैं तो जिस वाक्य का निर्माण होता है या जिन वाक्यों का निर्माण होता है वो या तो संयुक्त वाक्य होंगे और या तो मिश्र वाक्य होंगे। मतलब या तो कंपाउंड सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कैसे आप इसको पहचानेंगे? तो जो संयोजक होते हैं, जिनको इंग्लिश में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात की थी, अर्थात ये जो संयोजक जब जोड़ेगा तो जोड़ते समय योग करता है, यौगिक वाक्य जो बनते हैं। जब योग करेंगे आप, योग करते समय अगर इस हिस्से का उद्देश्य विधेय इस हिस्से के उद्देश्य विधेय से स्वतंत्र है, वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, तो वो संयुक्त वाक्य है। वो संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं घर पहुंचा और माता जी से मिला। आई वेंट होम एंड मेट माई मदर। संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है। आप ध्यान से देखो, मैं घर पहुंचा, मैं माता जी से मिला। इन दोनों के जो उद्देश्य और विधेय हैं वो स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। संयुक्त वाक्य। लेकिन जब आप कंजंक्शन को, संयोजक को डालें, दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने के लिए, और उसमें से एक उद्देश्य विधेय स्वतंत्र अर्थ दे और दूसरा उद्देश्य और विधेय अपने अर्थ के लिए एक पर आश्रित हो जाए, तो जो आश्रित होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं और जो स्वतंत्र होता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य, उप उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य और उप उपवाक्य। एक आश्रित हो जाएगा और एक स्वतंत्र रहेगा, तो मिश्र वाक्य। अब उदाहरण देखिए, जैसे यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी। यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी। दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी। अब यहां पे देखो तो जरा, यह वही लड़का है ना जिसने मुझे गाली दी। अब अगर यह वही लड़का है को हम छिपा दे तो जिसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी, क्या ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है? अपूर्ण है ना। अब इसमें जोड़ दो वही लड़का है, तो देखिए स्वतंत्र, ये स्पष्ट हो गया। जैसे यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। मैं आऊंगा एक स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहा है, लेकिन यदि तुम मुझे बुलाओगे, यदि तुम मुझे बुलाओगे, यदि तुम मुझे बुलाओगे, अब सामने वाला कहेगा आगे बोलो यार तो होगा क्या? तो यदि तुम मुझे बुलाओगे यह अपने आप में पूर्ण अर्थ देने में संभव नहीं है जब तक इसमें जोड़ न दो कि मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा,
मैं सहायता करूंगा, कुछ भी। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी एक से अधिक उद्देश्य और विधेय हैं, लेकिन इसमें एक उद्देश्य विधेय स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहा है, बाकी आश्रित है। जो आश्रित है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जहां आश्रित नहीं है वह कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंजंक्शंस को लगाने के बाद अगर सभी उद्देश्य और विधेय स्वतंत्र अर्थ प्रदान करें तो संयुक्त वाक्य, और कंजंक्शन आने के बाद एक उद्देश्य विधेय स्वतंत्र हो, बाकी उस पे आश्रित हो तो मिश्र वाक्य। क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जरा इसमें संयुक्त वाक्य की पहचान कर लीजिए। तो यहां पर तो देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, आप बताएं, इसमें एक ही उद्देश्य है राम और एक ही विधेय है, पुस्तक पढ़ रहा है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। शिल्पी पत्र लिख रही है, यहां भी देखिए एक उद्देश्य एक ही विधेय, सरल वाक्य। धर्मेंद्र ने भोजन किया, यहां भी देखिए एक उद्देश्य बाकी विधेय, सरल वाक्य। वह सुबह गया और शाम में लौटा, ये देखिए आ गया, दो हिस्से हो गए, और से जुड़ा है, एंड से। देखिए वह सुबह गया, और यहां पर वह छिपा हुआ है। अक्सर हम जब दो स्वतंत्र उद्देश्य विधेयों को जोड़ते हैं तो दूसरे हिस्से के उद्देश्य को अमूमन छिपा लेते हैं वाक्य की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए। जैसे मैंने उसे देखा और बुलाया, मैंने उसे देखा मैंने उसे बुलाया, अजीब लगेगा सुनने में ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि दूसरे के उद्देश्य को अंडरस्टूड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, अस्पष्ट रखते हैं, वाक्य सुंदर लगता है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो यहां पर देखिए एक उद्देश्य विधेय, वह शाम में लौटा, स्वतंत्र अर्थ दे रहा है ना, स्वतंत्र अर्थ दे रहा है ना। वह सुबह गया, यह भी स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। दोनों के दोनों उद्देश्य विधेय आपस में स्वतंत्र हैं, इसलिए यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आपका आंसर होगा डी। ठीक, बाकी के बाकी सभी क्या हैं? सरल वाक्य हैं, साधारण वाक्य। अब देखिए, मैंने उसे पीटा में विधेय की पहचान कर। अब ये बहुत आसान हो गया, इतनी देर तक मैंने आपको चीजों को समझाया, मैं आशा करता हूं कि अब आप खटाखट कर लेंगे। मैंने उसे पीटा, किसने पीटा? मैंने। क्या किया? उसे पीटा। यहां पर मैंने उद्देश्य है, उसे पीटा विधेय है। मैंने उद्देश्य, उसे पीटा विधेय, इसलिए आंसर सी। कुछ सोचना नहीं है। फिर देखो, निम्न में से कौन मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। देख लो बेटा, मैंने पूरी व्याख्या की है, ध्यान से सुने होंगे तो खट से आप पहचान। देखो, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। आ गया देखो, जिसमें, हु, इंग्लिश में हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, दैट, एज इफ, अनलेस जब आते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो हिंदी में भी जो, जिसे, जिसको, जहां, जब आ जाए समझिए कि मिश्र वाक्य है। इंग्लिश के व्हेन, वेयर, हाउ का हिंदी में अनुवाद जो, जिसे, जिसको, की, तो मिश्र वाक्य है। जहां आ जाए की, जिसे, जिसको, जहां, जब, जिसमें, जो, समझो मिश्र वाक्य है। यहां देखो जिसमें आ गया, और देखो अगर मैं इसको ढक लूं इस हिस्से को, तो जिसमें अनेक वक्ता बोले, जिसमें अनेक वक्ता बोले, जिसमें अनेक वक्ता बोले, इस हिस्से को बोलोगे तो ये स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहा है। आप कहोगे आगे तो बोलो, कहां बोले? एक विज्ञान गोष्ठी हुई, स्वतंत्र है। जिसमें अनेक वक्ता बोले, परतंत्र है, ये इस पे आश्रित है। और जहां एक आश्रित हो, एक स्वतंत्र हो, वो मिश्र वाक्य होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसलिए आपका आंसर नहीं है। नहीं है, पहचानना है ना। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यही देखिए आपका आंसर है बी। अब देखिए यहां पर, वह परिश्रमी ही नहीं वह वरन ईमानदार भी, अर्थात वह परिश्रमी है, वह ईमानदार है। यहां पर देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ। देखो कि he is not only laborious, industrious, but also honest. He is not only industrious, laborious, hard working, but also honest.
कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में संयुक्त वाक्य। ये आपका उत्तर है। यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होगा। यहां दोनों क्लॉज स्वतंत्र हैं कि वह ईमानदार है, वह परिश्रमी है। बाकी देख लो, बाकी मैंने भी कहा ना कि जहां पे जो आ जाए, जिसे आ जाए, वो मिश्र वाक्य है। देखो, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, जो आ गया मिश्र वाक्य। या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, जिसे आ गया मिश्र वाक्य। यहां पर जिसे आ जाए, जिसे मारा, जिसने किया, जो पढ़ा, जिसका लिया, जहां गया, जब हुआ, जैसे ही आ जाए समझो मिश्र वाक्य। और जब आ जाए कि ईमानदार ही नहीं परिश्रमी भी है, या तो पढ़ लो या तो निकल लो, आओ और जाओ, इस तरह के जब वाक्य आप सामने और आ जाए, वरन आ जाए, ही नहीं आ जाए, अर्थात आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, ठीक है, येट, स्टिल, वरन, फिर भी, तब भी, इस तरह के जब आपको वहां पे संयोजक मिले, फिर भी, तब भी, वरन, ठीक ना, और, किंतु, परंतु, ये जहां पर मिले समझिए कि संयुक्त वाक्य है। और जो, जिसे, जिसको, जहां, जब, जब मिले समझो मिश्र वाक्य है। और इनमें से कुछ न मिले, सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय मिले तो सरल या साधारण वाक्य है। पहुंचा मैं आप तक? आनंद आया? ठीक से इनको देखिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। आपने कितना सही किया ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आनंद आया कि नहीं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और सवालों को लेकर आऊंगा। जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी मैं आपके पास आता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक और सेशन में कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।